जय हिंद फ्रेंड्स। तो आप लोग का जो एग्ज़ाम एसएसटी का अब नेक्स्ट है, तो आप लोग के लिए सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम प्रोवाइड करें, जो एग्ज़ाम में 100% आएगा ही आएगा। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो है 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि हम आप लोग को करवा चुके हैं पीछे की वीडियो में। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। पार्ट 9 तक वीडियो हमारा अपलोड है। ये हम लोग आज पार्ट 10 देखने वाले हैं, जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन देखने के वाले हैं, और इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम में सीधा आपके एग्ज़ाम में छपने वाला है। तो 9 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 तक डिस्कस किए थे, जो कि आप लोग का 2 मार्क्स का कंप्लीट हो चुका है, और 3 मार्क्स का जो 28 तक देखे थे। तो हम लोग 29 से देखने वाले क्या है हमारा क्वेश्चन देखेंगे। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक पेय फसल का नाम बताइए तथा उसको उगाने के लिए जो अनुकूल परिस्थिति होता है वो अभी हमें बताना है, ठीक है। जैसे कि बंगाल, तमिलनाडु तथा केरल में जो है की जाती है। तो सबसे पहले इसका उत्तर लिखेंगे आप लोग कि चाय की खेती जो है प्रमुख रूप से जो है असम, पश्चिम बंगाल, इसके लिए आवश्यक जो भौगोलिक परिस्थिति है वो निम्नलिखित है। मतलब इन सभी क्षेत्रों में तो उगाया जाता है, ठीक है। ये जो भी देख रहे हैं आप, इन सभी जगह में भी उगाया जाता है। अब इसके लिए क्या आखिर परिस्थिति होनी चाहिए, मतलब कैसा अनुकूल वातावरण होना चाहिए जो कि इसको उगा सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे, तो कृषि है तो जो है लेटराइट मिट्टी होना चाहिए, और ढालू भूमि होना चाहिए। ढालू मतलब ढलान वाला, है ना। कैसा होना चाहिए, ढलान भूमि होना चाहिए। और इसके लिए जो है कुशल एवं सस्ते श्रमिक की आवश्यकता होती है, जो समझदार हो, सस्ते हो, इसके समय मतलब वो काम करने वाले श्रमिक, है ना, की आवश्यकता होती है। और इसके लिए जो है आप देखते हैं कि 20 डिग्री से 30 डिग्री तापमान आवश्यक होती है, यानी कि जो टेम्परेचर होता है वो 20 से 30 डिग्री के आसपास होना चाहिए, है ना। इसके बाद अगर आप यहाँ पे आगे देखेंगे, तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कि 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच जो है वर्षा जो है यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, तो कहा जाए कि सत्ता की साझेदारी क्या है और इसके लिए क्या लाभ है, ठीक है। इसके क्या लाभ है आप लोग को ये भी बताना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले समझेंगे यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, सत्ता की साझेदारी होता है क्या है। तो सत्ता की साझेदारी एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है, ठीक है, जिसमें समाज के प्रत्येक समूह और समुदाय की भागीदारी होती है। यहाँ पे जितने भी समाज के जितने भी समूह है, जितने भी लोग है ना, उन सभी की यहाँ पे क्या होती है, समुदाय की भागीदारी होती है, यानी कि सभी का हिस्सा होता है इसमें, है ना, सभी का क्या होता है, हिस्सा होता है। और सत्ता की साझेदारी ही लोकतंत्र का क्या है, मूल मंत्र है ना, कि किसी भी देश अगर हमारा लोकतंत्र है तो वहां पे सत्ता की साझेदारी होना चाहिए, है ना। इसके बाद आगे आगे आप यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसके लिए जो है निम्नलिखित लाभ है। पहला क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, कि सत्ता की साझेदारी जो है लोकतंत्र का, ठीक है, मूल मंत्र है, और जिसके बिना जो है प्रजातंत्र की कल्पना ही नहीं की जा सकती। मतलब लोगों का तंत्र, यानी कि लोकतंत्र बोलते हैं ना, तो लोकतंत्र ऐसे नहीं कर सकते जब तक हमें हमारे देश में सत्ता की साझेदारी न हो। सेकंड आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि जब देश सभी लोगों को देश की प्रशासनिक व्यवस्था में भागीदारी बनाया जाता है, तो देश और भी मजबूत होता है। यानी कि अगर हर व्यक्ति, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी को भागीदारी अगर दिया जाएगा ना, तो यहाँ पे जो हमारा देश होगा वो मजबूत होगा। अगर आप देखेंगे, तो जैसे कि श्रीलंका में लड़ाई हुआ था आपस में, तो श्रीलंका कमजोर हुआ था ना। तो मजबूत कब होगा, जब यहाँ पे देखेंगे कि सभी को समान अधिकार दिया जाएगा, सभी समान भागीदारी दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि जब बिना किसी भेदभाव के सभी जाति के हितों को ध्यान में रखते हुए, बिना कोई भेदभाव के उसकी भावनाओं का आदर किया जाता है, तो किसी भी प्रकार के संघर्ष की संभावना समाप्त हो जाती है, यानी कि कोई संघर्ष होने वाला नहीं है, तथा देश प्रगति के पथ पर जो है अग्रसर होती है, यानी कि प्रगति करता है, देश विकास करता है। बात समझ आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर यहाँ पे देखेंगे, तो कहा जा रहा है क्या हमारा, कि खाद्य उपलब्धता पर जो है तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए जो है इतिहास से 2 उदाहरण दे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे समझ जाते हैं खाद्य उपलब्धता और तकनीकी के प्रभाव को दर्शाते हुए, ठीक है। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे। यहाँ पे लिखेंगे कि 2 उदाहरण निम्नलिखित है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि यातायात और परिवहन साधनों में काफी सुधार किया गया, तेज चलने वाली रेलगाड़ियां बनाई गई, और बोगियों का भार भी कम किया गया, ठीक है, जिससे किसी भी उत्पाद को खेती से दूर दूर के बाजारों में कम लागत पर भी आसानी से पहुंचा जा सके, ठीक है, पहुंचाया जा सके, आप कह सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो खाद उपलब्ध, खाद मतलब उपलब्ध कराना, और तकनीक कैसे जो है यहाँ पे, तो तकनीक अगर ये नहीं रहेगा रेलवे, तो कहीं ना कहीं तो खाद उपलब्धता में दिक्कत होगी ना, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप यहाँ पे देखेंगे, तो लिख सकते हैं यहाँ पे 1870 के दशक तक अमेरिका ने यूरोप को
मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। मतलब अगर आप देखेंगे तो अमेरिका से यूरोप, है ना, जो अमेरिका है यहाँ से यूरोप मांस का निर्यात नहीं किया जाता था। क्योंकि क्यों नहीं किया जाता था? क्योंकि उस वक्त जो है मांस का निर्यात करने के लिए उचित तकनीक नहीं थी। अगर मान के चलिए अब यहाँ से अमेरिका से यूरोप जाएगा तो टाइम लगेगा ना। अब मान के चलिए अगर कोई मीट है जो कि मरा हुआ है ना, अब उसको 3 दिन या 4 दिन बाद जो है अगर पहुंचेगा वहां पे तो और खराब हो जाएगा, तो और सड़ जाएगा, गंध आने लगेगा। या कोई जिंदा ही है तो मतलब उसके लिए तो मतलब खाने की व्यवस्था भी तो करना पड़ेगा, नहीं देंगे तो भूखे मर जाएगा। तो बहुत सारी समस्या आती थी जिसके क्यों? क्योंकि तकनीक नहीं था हमारे पास। अब आगे देखा जाए तो यहाँ पे कि नई तकनीक के आने पर जो है, यहाँ पे नई तकनीक के आने पर क्या हुआ कि यह जो है स्थिति बदल गई। पानी के जहाज में रेफ्रिजरेटर की तकनीक जो है की स्थापना की गई। मतलब पानी का जो जहाज होता है यानी कि जो नाव होता है उसमें रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रिज की तकनीक लाई गई, है ना। और जिससे क्या होता था, जिससे जो है जल्दी खराब होने वाले चीज भी लंबी यात्रा के लिए ले जाया जा सकता था, यानी कि जो चीजें जल्दी खराब हो जाती थी अब उसको अब लंबे समय तक जो है आप देख सकते हैं कि वहां पे क्या कर सकते हैं, आराम से ले जा सकते हैं ना, क्योंकि रेफ्रिजरेटर आ गया, फ्रिज आ गया उसमें, ठीक है, जहाज में। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो समझ में आ गया इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कहा जा रहा है क्या कि अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज्यादा कुशल बनाने के लिए जो है नेपोलियन ने क्या बदलाव किए। अपने शासन शासन वाले क्षेत्र में, मतलब जहाँ पे वो शासन करता था वहां पे कुशल, ठीक है, ज्यादा कुशल, किसको? ज्यादा कुशल के लिए, ठीक है, नेपोलियन ने क्या बदलाव किया अगर आप देखेंगे तो, मतलब शासन व्यवस्था, मतलब जो शासन करते हैं ना उसको अच्छा बचा बनाने के लिए, शासन को अच्छा बनाने के लिए उन्होंने क्या क्या किए। तो अब यहाँ पे देखेंगे नेपोलियन बोनापार्ट ने शासन वाले क्षेत्रों में ज्यादा कुशल, ठीक है, शासन वाले क्षेत्रों को ज्यादा कुशल बनाने के लिए निम्नलिखित बदलाव किए। क्या? तो पहला लिखेंगे यहाँ पे, नेपोलियन ने सिविल कोड लागू की। इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता था, ठीक है। नेपोलियन ने क्या किया, एक सिविल कोड लागू किया जिसे क्या नाम दिया जाता है, नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। और इसके तहत जो है जन्म के आधार पे, किसके आधार पे? इसके तहत जन्म के आधार पर जो है मिलने वाली हर सुविधा को समाप्त कर दिया गया, है ना। मतलब जन्म के आधार पर जो सुविधा दी जाती थी अब वो खत्म हो गया, ठीक है। इसे नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। अब नेपोलियन कोड भी लिख सकते हैं, ठीक है, जब सिविल कोड आपको याद ना होगा तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखेंगे, उन्होंने जो है हर नागरिक को समान अधिकार प्रदान किया तथा संपत्ति के अधिकार को, है ना, बहाल किया, ठीक है। यानी कि सभी नागरिकों को यहाँ पे अब अधिकार समान मिल गया। नेक्स्ट यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे क्या कि यातायात और संचार के साधनों में सुधार किए गए। यानी कि ये जो यातायात है यानी कि ट्रांसपोर्टेशन, संचार यानी कि जो टेलीफोन वगैरह से हम लोग बात करते हैं ना, तो इन सभी चीजों में क्या हुआ, सुधार हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि उसने जो है जमींदार प्रथा, ठीक है, जमींदारी जो प्रथा थी उसको क्या कर दिया, उन्होंने समाप्त कर दिया, ठीक है। और किसानों को भू दास्ता और जमींदारी शुल्क से मुक्ति दिलाया, ठीक है। किसानों को जो है अब जो जमीन का जो वो लिया था ना पैसा, उससे अब मुक्ति हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो कहा जा रहा है क्या, मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। तो मुद्रण संस्कृति ने अब राष्ट्रवाद के विकास में क्या मदद की। मुद्रण संस्कृति तो पता है कि जो मुद्रण आया तो उससे क्या हुआ कि जो भारत में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुआ होगा, सिंपल सी बात है, छाप पेपर के माध्यम से। चलिए इसको समझते हैं यहाँ पे। तो मुद्रण संस्कृति ने भारत में राष्ट्रवाद के विकास में निम्नलिखित प्रकार से मदद की। पहला लिख सकते हैं यहाँ पे कि पत्र पत्रिकाओं में अंग्रेजी शासन की आलोचना की गई, ठीक है। जो पत्रिका छप रही थी उसमें अंग्रेजी शासन की आलोचना की गई, की बुराई की गई, है ना। और इससे आम जनता को औपनिवेशिक शासन, ठीक है, की बुराई एवं शोषण का पता चला। यानी कि जो आम जनता थे, जो जिनको पता नहीं था उनको पता चला, ठीक है, किसके माध्यम से, पत्र के माध्यम से, है ना, पत्रिकाओं के माध्यम से, क्योंकि उसमें बुराई किया गया था अंग्रेजों का, ठीक है। तो उससे पता चला कि नहीं, अंग्रेज जो है बहुत ही बुरे हैं, ठीक है, जो आम जनता थे उनको पता चला। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं कि कहानियां, कविता आदि के द्वारा जो है भारतीय जनता में राष्ट्रवाद की भावना को जागृत करने का प्रयास किया गया। मतलब बहुत सारे कहानियां बताया गया, बहुत सारे आप देखते हैं कि कविता, है ना, लिखा गया जिससे कि लोगों में क्या हो, राष्ट्रवादी भावना उत्पन्न हो, है ना, राष्ट्र के प्रति जो है मरने मिटने के लिए तैयार हो जाए, है ना। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो राष्ट्रवादी अखबारों ने अंग्रेज,
ठीक है, ने क्रांतिकारियों अखबारों ने क्रांतिकारी विचारों को जनता के बीच, ठीक है, जो क्रांतिकारी विचार थे यानी कि जिससे क्या हो सकते हैं, क्रांति हो सकते हैं, उन सारे विचारों को जो है जनता लोगों तक पहुंचाया। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे क्या है कि 1992 में संविधान संशोधन के पहले और बाद के है ना स्थानीय स्वशासन के दो, एक मिनट ये क्वेश्चन देख लेंगे फिर से। 1992 के संविधान संशोधन के पहले और बाद के स्थानीय स्वशासन के दो महत्वपूर्ण अंतर को बताइए। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है ना काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो हमारा जो संविधान का जो संशोधन हुआ था 1992 में हुआ था, आप लोग को पता होगा। तो आखिर उससे पहले और उससे बाद में क्या अंतर था आप लोग को बताना। तो आप यहाँ पे लिखिएगा कि जब 1992 का बात करें तो उससे पहले जो है हमारा स्थानीय सरकार के पास अपना कोई अधिकार नहीं था, मतलब स्थानीय सरकार थे बट उसका पास कोई अधिकार नहीं था, कोई लिखित नहीं था, है ना। परंतु 1992 के बाद जो संविधान में जो है राज्य सरकार से यह अपेक्षा की गई कि वे अपने राजस्व और अधिकारों के कुछ अंश स्थानीय सरकार को दे दे, है ना। यानी कि स्थानीय सरकार को भी कुछ पावर यहाँ पे दे दिया गया 1992 में संविधान संशोधन के बाद। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 1992 के पहले स्थानीय सरकार के लिए जो है नियमित रूप से चुनाव नहीं होते थे। यानी कि जो स्थानीय सरकार थे ना, यानी कि जो क्षेत्रीय सरकार थे जो आपके क्षेत्र में होते हैं, जैसे कि कोई भी स्टेट हो गया ना तो उसका जो डिस्ट्रिक्ट होता है उन सभी जगहों में जो होता है ना, तो उसका जो एग्जाम जो है, मतलब एग्जाम बोर्ड है सॉरी, है ना, ठीक है, वहां पे जो है चुनाव होने लगे। परंतु 1992 के संविधान के बाद, ठीक है, नियमित रूप से चुनाव होने लगे। अब जो है पहले चुनाव नहीं होता था बट अब जो है एकदम बिल्कुल फिक्स टाइम पे, मतलब हर 5 साल पे चुनाव होने लगा। ठीक है, 1992 के बाद। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं तीसरा पॉइंट कि 1992 के पहले महिलाओं के लिए जो है सीटें आरक्षित नहीं थे, मतलब महिलाओं के लिए कोई सीट नहीं फिक्स था कि आप लोग को जो है यहाँ पे चुनाव आप लड़ सकते हैं। जबकि 1992 के संविधान संशोधन के बाद महिलाओं के लिए जो है 1/3 सीट आरक्षित कर दी गई, है ना, 1/3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे तो क्या कहा जा रहा है हमारा कि जूट उद्योग को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता था। जूट उद्योग, जूट मतलब होता है जो बोरा देखते हैं ना, बोरा, तो बोरा उद्योग के बारे में बोला जा रहा है कि उनको क्या समस्या होती थी। तो बहुत सारी समस्या होती होंगी। सबसे पहला लिख सकते कि जूट से बने बोरियों की मांग निरंतर कम होती जा रही थी, यानी कि जो डिमांड है वो बहुत कम हो रहा था धीरे धीरे। नेक्स्ट आप लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कि जूट से बनी वस्तुओं का मूल्य क्या होता है, बहुत ही ज्यादा अधिक होता है, इसलिए बाजार में इन्हें कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ता था। यानी कि बहुत ही ज्यादा जो है यहाँ पे प्रतियोगिता होता था, यानी कि प्रतियोगिता मतलब कहा जाए तो कंपटीशन, है ना। ठीक है, क्योंकि बहुत महंगा होता था, सिंपल सी बात है, तो कंपटीशन तो होना ही होना है कि आपका डिमांड होगा ही नहीं क्योंकि महंगा है ना, कौन खरीदेगा। नेक्स्ट आप लोग यहाँ पे लिखेंगे कि कृत्रिम धागा से बने सामान के बढ़ते हुए प्रचलन ने भी जूट उद्योग के लिए जो है समस्या उत्पन्न कर दी। यानी कि जो कृत्रिम धागा था, यानी कि जो मैनमेड द्वारा जो धागा बनाया गया, यानी कि मानव द्वारा, इसका जो प्रचलन हो गया, यानी कि काफी ज्यादा ये चलने लगा। तो इससे क्या हुआ कि आप देखते हैं कि जो जूट उद्योग है उसमें भी बहुत ज्यादा समस्या आया। ठीक है, डिमांड घटा क्योंकि महंगा था ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, तृतीय क्षेत्र अन्य क्षेत्र से अलग कैसे है, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए इसको समझिएगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोगों को पता होगा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में पढ़े होंगे। ठीक है, तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है, द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है, वस्तुओं को बनाया जाता है, तृतीय क्षेत्र क्या होता है तो उसको समझते हैं हम लोग। तो मशीन की जरूरत नहीं पड़ती, यानी कि द्वितीय क्षेत्र में मशीन चाहिए बट तृतीय क्षेत्र में मशीन नहीं चाहिए। सेकंड लिख सकते हैं यहाँ पे, इस सेक्टर में श्रमिक के मानसिक क्षमता की अधिक जरूरत पड़ती है। मानसिक मतलब शारीरिक नहीं, मानसिक, दिमाग से काम होता है। ठीक है, नेक्स्ट लिख सकते हैं यहाँ पे कि किसी भी भौतिक वस्तु का निर्माण नहीं होता। यहाँ पे कोई भी ऐसा वस्तु को नहीं बनाया जाता है क्योंकि वस्तु बनाने वाला काम तो दूसरे क्षेत्र का होता है। उदाहरण के लिए डिजाइनर, शेफ, शिक्षक, वकील आदि। ठीक है, ये सब आते हैं। अब अन्य क्षेत्र का अगर हम बात करें तो देखिए ये तो हमारे तृतीय क्षेत्र हो गए, इसमें आते हैं। अन्य क्षेत्र का बात करते हैं तो मशीनों की जरूरी होती है, मशीन होना चाहिए। ठीक है, जिसे प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, इन सभी क्षेत्रों में मशीन चाहिए। ठीक है, पेड़ पौधा काटने के लिए, उसका पेपर बनाने के लिए, पेपर या फिर कॉपी बनाने के लिए मशीन चाहिए ना, तो मशीन की जरूरत पड़ती है। इन क्षेत्रों में श्रमिक के शारीरिक परिश्रम का अधिक जरूरत पड़ता है, यानी कि लोग शरीर से काम करते हैं। ठीक है, अब पेड़ को काटेंगे तो हाथ से काम होगा ना। ठीक है, कोई भी चीज बनाएंगे तो हाथ का काम होगा, शरीर का काम होता है। ठीक है,
भौतिक वस्तु का निर्माण होता है, यहाँ पे एक वस्तु को बनाया जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए जो है मिस्त्री हो गई, बढ़ई हो गए या राजमिस्त्री, इन सभी आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो परछन बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी में अंतर बताइए, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधा छपेगा ये वाला क्वेश्चन, तो समझिएगा इसको। तो यहाँ पे बताया गया है यहाँ पे कि परछन बेरोजगारी को, बेरोजगारी में हम देखते हैं कि लोगों को रोजगार मिला हुआ है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, मतलब लोगों को रोजगार तो है बट ऐसा नहीं जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। जो काम एक आदमी से हो सकता है उसको जो है करने वाले एक से अधिक आदमी है, इसीलिए मतलब हमें इसलिए लगे रहते हैं, ठीक है, कि बाकी के पास कोई रोजगार नहीं होता है, मतलब काम तो कर रहे, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहां पे जो लोग एक्स्ट्रा है, मतलब एक लोग की आवश्यकता है, तो बाकी जो लोग हैं उसको, उसके पास रियल में कोई रोजगार नहीं है। मौसमी बेरोजगारी क्या होता है, मौसमी बेरोजगारी की स्थिति में साल में कुछ महीने ही काम करने को मिलती है, नहीं तो फिर हमेशा बेकार ही रहते हैं, मतलब कोई काम नहीं, मतलब मौसम के हिसाब से, जैसे कि कोई फसल है वो मौसम के हिसाब से उगता है, तो वो फसल तो उग गया, अब उसके बाद वो बेरोजगार हो गया, ठीक है, तो ये मौसमी बेरोजगारी होती है। और पर्सन बेरोजगारी मतलब कि जैसे कि कोई एक क्षेत्र है जहाँ पे 50 लोग की आवश्यकता है, अब वहाँ पे 100 लोग काम करे, तो जो 50 लोग है वो तो आपको दिख रहा है काम करे, बट वो तो बेरोजगार ही है ना, जैसे कहा जाए तो वही पर्सन बेरोजगारी होता है, ठीक है। दोनों प्रकार की बेरोजगारी अक्सर गाँव में ही देखने को मिलती है, यानी कि कृषि क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए, ठीक है, यानी कि पहला जलियांवाला बाग बोला कि दूसरा रूलेट एक्ट बोला गया, ठीक है। तो चलिए हम टिप्पणी कर देते हैं। सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है भारतीय इतिहास में एक कलंकनीय घटना है, मतलब बहुत ही बुरा घटना था। और अमृतसर के जलियांवाला बाग में जब एक भीड़ शांतिपूर्ण तरीके से इकट्ठा हुए थे, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ हुआ था यहाँ पे, शांतिपूर्ण थे लेकिन, ठीक है, शांति से जो इकट्ठा हुए थे जलियांवाला बाग में, ठीक है, अमृतसर जगह है यहाँ पे, है ना। तो ब्रिटिश सरकार ने जो उस पर गोली चलवा दी थी, ठीक है, ब्रिटिश सरकार जो है क्या किया था, उस पर गोली चलवा दी थी। अच्छा, ये एक बैसाखी मेला था, उसी समय यहाँ पे लोग आए थे, ठीक है। और ब्रिटिश सरकार बिल्कुल गेट बंद करता है और गोली चलवा देता है, जिसमें अनेक जो है लोग निर्दोष, है ना, निहत्थे मारे गए, ठीक, बहुत सारे लोग मारे गए थे। इसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो एक मिनट, हाँ, रोलेट एक्ट समझ लीजिए। देखिए रोलेट एक्ट क्या होता है तो समझिए। रोलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार द्वारा जो है राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के लिए जो है लाया गया, ठीक है, एक कानून, एक ऐसा कानून था जिसके आधार पर जो है किसी भारतीय को बिना कोई मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकता था। मतलब सिंपल सी बात है कि रोलेट एक्ट एक ऐसा कानून था, रोलेट एक्ट, जिसमें कि भारत के लोग अगर ब्रिटिश के खिलाफ बोलते, ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बोलते हैं, तो बिना कोई मुकदमा चलाए, बिना कोई जांच करे, उसको क्या करेगा, वो जेल में डाल देगा। तो ये था रोलेट एक्ट, है ना। इसके बाद अगर हम बात करें तो चोरा चोरी हत्याकांड क्या था, ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो असहयोग आंदोलन के दौरान जो है गोरखपुर के चोरा चोरी नामक जगह, है ना, गोरखपुर में एक जगह है जिसका नाम है चोरा चोरी, है ना, इसमें क्या हुए थे, हिंसक घटना घटित हुई थी, है ना, जिसके तहत जो है भीड़ ने पुलिस थाने को आग लगा दी, ठीक है। जो पूरा भीड़ था ना वो क्या किया, मतलब सिंपल सी बात है, आंदोलन चल रही थी, असहयोग आंदोलन, गांधी जी बोले थे कि बिल्कुल बिना कोई जो है कुछ भी ऐसा नहीं करना है जिससे लोगों में आक्रोश हो, मतलब शांतिपूर्ण करना है, ठीक है, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। बट इन्होंने क्या करा, है ना, एक पुलिस थाने में ही क्या कर दी, आग लगा दी। अब इससे हुआ क्या कि जिसमें जो है 22 पुलिसकर्मी जो है जलकर मर गए। और इस घटना को चोरा चोरी नामक जो है हत्याकांड से जाना जाता है, ठीक है। 14 नंबर, सामाजिक अंतर अब और कैसे, सामाजिक अंतर कब और कैसे जो है सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है। समाज में जो अंतर होता है ना, बहुत सारे लोग अलग अलग जाति अलग अलग धर्म के होते हैं, तो ये कैसे सामाजिक विभाजन का रूप ले लेता है वो आपको समझाना है यहाँ पे। देखिए सबसे पहले लिखेंगे, भारत एक सामाजिक विविधता से संपूर्ण देश है, यानी कि बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग जाति धर्म, है ना, तथा समुदाय के लोग रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति की अपनी शारीरिक क्षमता, यानी कि उसका खुद का कैपेसिटी, है ना, अभी कह सकते हैं समानता, और रूप रंग अलग अलग है, ठीक है, मतलब हर एक व्यक्ति, कोई काला है कोई गोरा है, बनावट रूप रंग अलग अलग है। सभी का व्यवसाय, पढ़ाई के विषय या फिर खेल या सांस्कृतिक गतिविधियां अलग अलग है। हर लोग अलग तरह से पढ़ाई करते हैं, ठीक है, हर लोग अलग व्यवसाय कर रहे हैं, है ना, हर लोग का संस्कृति अलग है, ठीक है।
इसका चुनाव लोगों की अपनी पसंद पर निर्भर करता है ना। तो ये जो है लोग अपने निर्भर अपने पसंद के हिसाब से जो है अपनाते हैं, है ना। और इन्हीं सामाजिक विद्रोह के कारण जो है सामाजिक समूह बनता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये सामाजिक जो विद्रोह होता है ना, इसके लिए क्या बनाया जाता है, सामाजिक समूह बनाया जाता है। और जब सामाजिक असमानताएं विद्रोह का रूप ले लेती है, जो समाज में जो असमानता है यानी कि विविधता जो जब क्या ले लेती है, एक विद्रोह का रूप ले लेती है, तो सामाजिक विभाजन हो जाता है, यानी कि समाज में बंटवारा हो जाता है, ठीक है, कि तुम वहां रहो तुम वहां रहो। नेक्स्ट देखेंगे तो कहा जा रहा है कि राजस्थान का शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र में वर्षा जल संग्रहण किस प्रकार किया जाता है, तो समझेंगे इसको। तो राजस्थान में पानी की भारी कमी होती है, पानी बहुत ज्यादा कम होता है यहाँ पे, है ना, ठीक है, क्योंकि वहां जो है उचित वर्षा नहीं होती है, इसलिए राजस्थान में जो है जल संरक्षण के लिए जो है भूमिगत टैंक का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जल को क्या करना, एक टैंक में जमा करना, जमीन के अंदर टैंक लगा होता है उसमें जमा करना वर्षा वाला, ठीक है। और इसके मुख्य रूप से जो है घर के आंगन में बनाया जाता है, तो ये जो है कहाँ पे बनता है, तो हमारे घर के आंगन में बनाया जाता है। और ये भूमिगत टैंक जो है पाइपों से जुड़ी होती है, यानी कि ये टैंक जमीन के अंदर होता है, ये पाइप से जुड़ा होता है। और पाइप जो है छत से जुड़ी होती है, जो पाइप होता है वो छत से जुड़ा होता है, ताकि जो है बारिश का सारा पानी जो है पाइप के सहारे जो है कहाँ पे जमा हो जाए, टैंक में जाकर जमा हो जाए। और राजस्थान में लोग छत पर भी वर्षा जल संग्रह करते हैं, यानी कि ये छत वर्षा जल संग्रह इसका नाम कहा जाता है, ठीक है। और ये शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्रों में खेतों को वर्षा वाले भंडारण क्षेत्र में बदल दिया जाता है, और इस प्रकार जो है जल का किया जाता है, संरक्षण किया जाता है, ठीक है। इतना आप लोग को लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए आज जो है आज की क्लास में जो आप लोग का यहाँ पे पूरा जो है 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है वो एंड हो जाता है, ठीक है। और एग्जाम में हम आपको बता दें कि इससे एक्स्ट्रा क्वेश्चन एक भी नहीं आने वाला है। अब जो है हम लोग नेक्स्ट पार्ट में आएंगे, 5 मार्क्स का क्वेश्चन देखेंगे, और वो भी 100% गारंटी बोलेंगे कि एग्जाम में जो है 100% क्वेश्चन जो है उसी से छपेगा। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।